हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इसी के रिगार्डिंग हमारी सीटेट एसएसटी पेपर 2 की आज ही हमारी 6 क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो सारी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट एसएसटी 2011 से 2024 ऑल PYQs। ठीक है, देखिए 2023 के सारे PYQs जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो सारे मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो आपका एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था 20 अगस्त 2023 को, तो वो भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका 21 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, वो भी मैंने करवा दिया है। और अब हम कर रहे हैं 2022 का प्रीवियस ईयर, 2023 और ये ऑफलाइन वाले 2022 ऑनलाइन वाले। ठीक है, ये सारे अगर आप कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और पहले डेट बता देती हूँ किस डेट का देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 11 जनवरी 2022 में जो भी एसएसटी के कंटेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। प्लीज़ क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए आप लोग ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस को देखना ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, आपको खुद भी एनालाइज करना है कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो या उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ो। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, आपको जो है अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है कि कितने मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं, और उस मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जैसे ये टॉपिक है, मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये जिस टॉपिक से है उस टॉपिक को आपको आज ही पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप जो भी मैं बता रही हूँ उसको समझ पाए होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चोलों, चेरों और पांड्यों के 3 राजवंश परिवारों के प्रमुखों का वर्णन करने वाला तमिल शब्द है। तो वह तमिल शब्द क्या है? दक्षिणपथ, महामंडलेश्वर, राजा राजदेवा या फिर मूवेंदार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उसको हम कहते हैं मूवेंदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की भीतरी व आंतरिक सीमाओं की नीति क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है पढ़ लेना है अच्छे से। तो उसकी नीति क्या थी? आंतरिक विद्रोह पर काबू रखना, उत्तराधिकारी नियुक्ति में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, जंगलों को काटकर भीतरी इलाकों को मजबूत करना या फिर प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जंगलों को काटकर भीतरी इलाकों को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया। क्या स्वीकृत किया? 2 आपको दे रखे हैं, ए और बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार या फिर निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा करेक्ट है, केवल ए करेक्ट है, केवल बी, या दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो देखिए इसका ओनली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी कथन ए ही करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के पुरास्थलों में से एक पुरास्थल बोर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। झोपड़ियों के अंदर, झोपड़ियों के बाहर, झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों, या फिर झोपड़ियों से दूर। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, झोपड़ियों के बाहर भी मिले थे और अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग जो मध्ययुगीन दरबार में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? आई होप इसका सभी जो है सही आंसर बताएंगे। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं लिपिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, सो ध्यान से पढ़ना है आपको। कथन क्या है? हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण क्या है? हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम व्यापारियों, चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। तो यहाँ पर देखिए कथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है, और ये इसकी जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। इसी वजह से जो है इसको सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में कथन और कारण आपको दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किए। कारण क्या है? इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता थी। तो देखिए यहाँ पर ए तो आपका सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो गलत है बिल्कुल भी। ठीक है, सो गलत है तो रिलेट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? किसके बारे में? अहोम के बारे में कौन सा सही है? 3 कथन आपको दे रखे हैं। पहला है, वे मौजूदा या वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी हैं। दूसरा है, अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। तीसरा क्या है आपका? ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए और सी आपका जो है अहोम के बारे में सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प देखिए। आपको 3 कथन दिए रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, तीनों सही है ना। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। पहला है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी जो मैं क्लास करवा चुकी हूँ उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो आपको जो है पंडिता रमाबाई के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की
दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। सो आपको यहाँ करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होने वाला है। सो ए और बी जो है पंडिता रमाबाई के बारे में सही है, सी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। सही विकल्प का चयन कीजिए, किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, पंडिता रमाबाई ने, राजा राममोहन रॉय ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका कहा था राजा राममोहन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया? प्रथाओं के विरुद्ध धरना देने का, जो लोग इन प्रथाओं का अनुसरण करते थे उनको विशेष नाम से पुकारना, या फिर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करना जो उनकी सोच का समर्थन करते हों, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका पश्चिमी समाजों की प्रथाओं और रीति रिवाजों का गुणगान करना। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक महान प्रचारक थे। निम्न में से कौन सा शब्द प्रचारक को सही से अभिव्यक्त करता है? पहला, वह जो दैनिक समाचार में लेख लिखता हो, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो, वह जो अत्यंत लोकप्रिय हो, वह जो किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विभिन्न घटनाओं और संगठनों का उनके गठन के वर्ष को दर्शाने वाले स्तंभों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, आपको एक कॉलम को इससे जो है मैच करना है। ठीक है, अब देखिए रॉल्ट एक्ट किस ईयर में आया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूर्ण स्वराज की घोषणा किस ईयर में की गई है आपको बताना है। सो देखिए मैचिंग का मैं आपको कल भी मैंने आपको करवाया था तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए अगर मैचिंग में ना आपको 1-2 भी पता है ना तो आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं? देखिए कल की जो क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था रॉल्ट एक्ट के बारे में और आपका जो है आपका कौन सा दांडी मार्च के बारे में है ना, तो साइमन कमीशन के बारे में, इन सभी की मैंने ईयर बताई थी कल क्योंकि क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। रॉल्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। सो देखिए रॉल्ट एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कौन सी ईयर में आया था, 1990। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा 1919। अब ए का चौथा किस ऑप्शन में ये आपको ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर 1 में देखती हूँ तो ए का दूसरा है तो ये गलत, ऑप्शन नंबर 2 में देखती हूँ तो ए का पहला है तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 में देखूँ तो ए का चौथा है तो ये अभी सही हो सकता है, 4 में देखती हूँ तो ए का 1 है तो ये भी गलत, तो तीनों गलत होगा। इसका मतलब एक ही सही होना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल यहीं पर आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ना है, बाकी के चेक नहीं करनी है। ठीक है, आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं तो ये ट्रिक होती है, इस तरीके से जो है आप जल्दी अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया वो आपको बताना है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में उनका समर्थन दिया नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था वो आपको यहाँ पर बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये आपका कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के बारे में 2 कथन दे रखे हैं भैया, पृथ्वी के बारे में यानी अर्थ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पहला है पृथ्वी की दूरी अपने कक्षीय तल के साथ 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, ये स्टेटमेंट रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है। सो पहला क्या है, ए सत्य है बी असत्य है, ए असत्य है बी सत्य है, ए या बी दोनों सत्य हैं या फिर ए और बी दोनों असत्य हैं। सो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए सही है आपका लेकिन बी आपका गलत है। नेक्स्ट आपको फिर से 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों पर पाई जाती हैं ना कि महासागर की सतह पर। कथन बी क्या है, प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जैविक परिस्थितियों से है। सी है मानवीय वातावरण से तात्पर्य मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या है, तो आपको चूज़ करना है। ठीक है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है या फिर केवल बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, केवल यहाँ पर सी आपका सही है। ठीक है, ओनली सी ही आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये आपका। कथन क्या है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। कारण क्या है, उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। सो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है रीजन है वो आपके कथन की बिल्कुल सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, दाब बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, दाब घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, दाब और तापमान समान रहता है या फिर दाब घटता है लेकिन तापमान में परिवर्तन आता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है।
सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दाब घटता है लेकिन तापमान में परिवर्तन बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौतिक रूपों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए क्या है, बहुत से लोकप्रिय हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। बी क्या है, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। सी क्या है, पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता है और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या फिर केवल बी और सी सही है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, केवल ए और बी ही सत्य हैं आपके, सी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है, सर्वव्यापक, संभाव्य, वास्तविक या फिर नवीनीकरण। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसको हम कहेंगे संभाव्य। ठीक है, कैसा है, किस प्रकार का संसाधन है, संभाव्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर से आपको कथन दे रखे हैं। ए क्या है, आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाला देश हो सकता है। बी क्या है, जनसंख्या के आधार पर महिलाओं का आधिक्य अनिवार्य रूप से समाज में उनकी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। सी क्या है, किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड क्या है, एक साधन है। सो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी और सी जो है दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, ए आपका सही नहीं है इसका मतलब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। फिर से आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहला क्या है, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं देशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। बी क्या है, ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा तिब्बत बर्मा परिवार से संबंधित है, असमिया, फारसी, सिंधी या फिर खासी। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञापन किसे संदर्भित करता है। ठीक है, वो आपको बताना है। सामाजिक सभाओं में जाकर विज्ञापन करने को, या फिर बी आपका विज्ञापन बनने में समाज के भिन्न भागों के लोगों को शामिल करने को, या फिर सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने को, या सामाजिक समारोह में विज्ञापन करने को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको 2 कथन दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला क्या है, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। दूसरा क्या है, कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। माल एवं सेवा कर, जल कर, संपत्ति कर, आय कर। तो आपको जो है इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से वो कर हैं जो स्थानीय सरकार के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और सी, यानी जलकर और आयकर। सो जलकर आयकर आपका जो ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो यही आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ए का मतलब है अजर्शन। ठीक है, आर का आपका मतलब है रीज़न। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ए क्या है, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है। आर क्या है, साप्ताहिक बाजारों में ज़्यादातर दुकानें एक जैसा सामान बेचती हैं, अतः ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोनों ही सही हैं यहाँ पर, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपको ए और आर यानी कथन और कारण दे रखे हैं। कथन क्या है, स्थायी दुकानों में बेचे जाने वाला सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है। आर क्या है, स्थायी दुकानों पर किराया, बिजली बिल, श्रमिकों के वेतन के आदि के रूप में बहुत अधिक खर्च होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों सही हैं, और रीजन जो है आपके कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ये सेम क्वेश्चन मतलब एक ही टॉपिक से जो है रिपीट हुए हैं, तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, साप्ताहिक बाजार वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया हुआ है। कथन क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों को प्राय प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। कारण क्या है, सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और रीजन जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का एक अंग नहीं था। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, या फिर आपातकाल के प्रावधान। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर वो आपको बताना है। पहला है, बिहार के मजदूर खेतों पर काम करने पंजाब जाते हैं, बिहार के मजदूर। ठीक है, ईसाई मिशनों से मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित की, पुरुष और महिला सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं, पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यही आपका जो है उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमसे ये पूछा उदाहरण नहीं है, बाकी ये 3 आपके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति को दिए गए मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यानी कि अगर कोई
गिरफ्तार हो जाता है व्यक्ति, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको कौन-कौन से अधिकार हैं वो आपको बताने हैं। सो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेने हैं। ये आर्टिकल बहुत पूछा जा रहा है, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर ए देखते हैं, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बी क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। सी क्या है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अभिलेखित करने की आवश्यकता है और इसका प्रयोग आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। डी क्या है, 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों